ओके पीयूष, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली फाइनली जो है मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ गया है। और बहुत लंबे समय तक आपने किया होगा, प्रिपरेशन काफी लंबे समय तक करी होगी और बहुत मुश्किल होता है। मतलब मैं स्पेशली पर्सनली फील करता हूँ कि एनडीए के थ्रू ज्वाइन करना ना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है। कि लाखों बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, ये सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद एसएसबी का फेस होता है। एसएसबी के बाद फिर आपकी सारी चीजें मेडिकल्स होता है और उसके बाद फाइनली आप रिकमेंड हो जाते हो, मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाते हो। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसी रही जर्नी, क्या एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहला तो माइंड में कैसे आ गया कि आर्म फोर्सेस से ज्वाइन करना है, दूसरी फील्ड में नहीं जाना, सिर्फ फौज ज्वाइन करना है, ये कैसे आया माइंड में? थैंक यू सर। सर अगर बात करूं जर्नी की, तो सर बचपन से मेरे दिमाग में एक चीज था कि जो भी करना है लाइफ में, भले उसमें पैसा थोड़ा सा भी कम भी मिले, लेकिन ऐसा चीज हो जहां मुझे रेस्पेक्ट मिले, ग्रेट। जहां दूसरे लोगों के बीच अगर जाऊं तो वो मेरी बात सुने, मुझे इज्जत इज्जत दें, ओपिनियन सुने कहीं मैं कुछ बोलूं तो सर 10th 11th तक तो ऐसा सीन था कि मतलब कुछ क्लियर नहीं था लाइफ में कि एग्जैक्टली मुझे यही करना है। एकेडमिक्स में अच्छा था तो सबने पीसीएमसी लिया था, दोस्त वगैरह ने, तो मैं भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंप्यूटर वही लिया हुआ था। तो सर 12th में क्या हुआ एक दिन कि हमारी क्लास टीचर ने, दिसंबर का टाइम था उस टाइम, एनडीए 148 का रिजल्ट आया था, और वो मुझे याद है कि वो नवंबर में हुआ था क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था। तो सर रिजल्ट आया था, तो उस समय तक मुझे एनडीए के बारे में इतना पता नहीं था, बस पता था कि हाँ एनडीए का एग्जाम होता है, इससे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। मैम ने आके पूछा कि रिटर्न का रिजल्ट आया, किसी ने क्लियर किया हमारी क्लास से? तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने क्लियर कर रखा था। फिर उसी टाइम दिसंबर में सर रिजल्ट, वो नोटिफिकेशन भी आता है नेक्स्ट एनडीए अप्रैल वाले का। फिर मैम ने पूछा कि और नेक्स्ट वाला कौन कौन भर रहा है? कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो मैम ने मुझे बोला कि तुम नहीं भर रहे हो। तो मेरा रिएक्शन था कि अरे, तो मैम ने बोला कि नहीं नहीं तुम भरो, भर दो, 100 रुपए का तो फॉर्म आता है और तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम्हें मैथ्स पसंद है। तो उन्होंने मुझे बहुत वो किया कि तुम भर दो। ठीक है, मैंने भर दिया। फिर उसके बाद जब मैंने भरा तो तब मैंने पता करा एनडीए के बारे में, तो मुझे लगा कि हाँ यही मेरे लिए बेस्ट प्लेस है। फिर मैंने डिसाइड किया और उसके बाद से ही फिर तैयारी में लग गया। फिर फाइनली हो गया मेरा सिलेक्शन। फाइनली सिलेक्शन हो गया। नीट जेई के लिए कभी माइंड में आया था कि आगे जाके नीट जेई कभी एग्जाम दिया या? सर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज क्लियर थी 10th 12th तक कि मुझे जेई तो नहीं देना है, भले मुझे कुछ भी करना है लेकिन जेई नहीं देना है। हाँ जेई में इंजीनियर आप बन जाते हो, बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, लेकिन मेरे घर में एक्चुअली मतलब 2-3 भैया लोग हैं जिन्होंने जेई क्लियर कर रखा है, तो मुझे उसके बारे में मालूम था। सबको क्या लगता है कि 12th पढ़ लो अच्छे से, फिर उसके बाद मेहनत करके जेई निकाल लो, तो आप मतलब फिर उसके बाद जीवन सेट है। लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद भी कॉलेज में जाके और मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको कोई अच्छी ब्रांच मिलेगी, फिर आप जाके कहीं अच्छे कंपनी में जाके प्लेसमेंट लोगे। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं जेई तो मुझे इंजीनियर तो नहीं बनना है, कुछ और ही करना है। कुछ और ही करना है। क्लास के अंदर कैसा था आपका परफॉर्मेंस? 10th के अंदर क्या रिजल्ट रहा? 12th में क्या रिजल्ट रहा? सर 10th में मेरे 96.2% थे और सर 12th में मेरे 94.6% थे। बहुत अच्छे परसेंटेज हैं तो। मतलब इतने परसेंटेज होने के बाद भी यू हैव चूज द आर्म फोर्सेस कि आर्म फोर्सेस को ही ज्वाइन करना है। ये हाँ आप सर, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर जेई नीट, लेकिन सर मैं ही एक था जो डिफरेंट हूँ। मतलब मेरे क्लास में तो मैं ही अकेला हूँ जिसने एनडीए, मतलब एनडीए का एग्जाम दिया था और उसी पे मतलब मेन फोकस था जिसका। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एनडीए जो है रिटर्न भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है। रिटर्न के मार्क्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएसबी रिटर्न दोनों मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो रिटर्न की प्रिपरेशन कैसे करी थी, क्या स्ट्रेटेजी रखी उसके लिए? सर जैसे कि मैंने बताया था, उस समय तक मुझे एनडीए के बारे में उतना पता नहीं था जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था मेरा एनडीए 149 में। तो फिर मैं यूट्यूब पे गया, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ पता चल जाता है तुरंत। मैं यूट्यूब पे गया सबसे पहले, तो मुझे पता चला पहले तो कि इसके सिलेक्शन के लिए 4 फेज हैं, पहले रिटर्न, फिर एसएसबी इंटरव्यू, फिर मेडिकल, फिर लास्ट में मेरिट। तो सबसे पहले मुझे रिटर्न पे फोकस करना था। तो रिटर्न के लिए मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा, तो मुझे पता चला कि फिजिक्स वाला का एक अभी नया नया उस टाइम पे एनडीए 148 में पहला ही बैच था शक्ति, जो कि यूट्यूब पे फ्री बैच था। तो मैंने वो देखा कि फिजिक्स वाला पे एक और प्लेटफॉर्म है नया जो हाल ही में बना है, डिफेंस वाला के नाम से। तो फिर मैं एकदम टेंशन फ्री हो गया कि अब तो इस पे इससे ही पढ़ेंगे। फिर मुझे पता चला कि एक शौर्य बैच भी आ रहा है नया एनडीए 149 के लिए, बस आ रखा था वो। तो मैंने सोचा कि बैच लूं या ना लूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी, क्योंकि मुझे बहुत बाद में पता चला था और तब तक काफी टाइम बीत चुका था, तो बैच काफी आगे बढ़ चुका होगा क्योंकि वो पेड बैच है, उसमें सब शेड्यूल्ड होगा।
और अगर आप मतलब बैच खरीद लो फिर खुद ही ना कंप्लीट कर पाओ तो खुद ही एक रिग्रेट होता है। और जैसा कि 12th था तो केवल बोर्ड्स नहीं था, उसके अलावा बहुत भी कुछ होता है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट, तो इन सब में आप मतलब एक बैच के हिसाब से नहीं चल पाते हो। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पे ही ऑलरेडी बना हुआ है शक्ति बैच और उसमें वही टीचर है और सबने इतना अच्छा पढ़ा रखा है, तो ऑलरेडी मैं उसी हिसाब से प्लेलिस्ट में मैं देख लेता था कि कितने दिन में मतलब कितने वीडियोस में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराया गया, और उस हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बना लिया था और उसी से मैंने पढ़ा था फिर। ओके ओके, मतलब शक्ति बैच से आपने प्रिपरेशन सारी करी और फाइनली घर में ऑलरेडी फोर्सेस के अंदर है आपकी फैमिली के अंदर? नहीं सर, मैं टोटली पूरा सिविल बैकग्राउंड से हूँ, दूर दूर तक कोई नहीं है मेरे परिवार में। ओके अभी क्या रिएक्शन है फाइनली जब मेरिट लिस्ट आ गई? क्योंकि क्या होता है ना, रिकमेंडेशन हो जाए, रिकमेंडेशन होने के बाद भी मेरिट में आ रहे कि नहीं, ये चीज बड़ी मैटर करती है। तो फैमिली का क्या रिएक्शन है अभी? सर जैसे पहली बार हुआ था मेरा, फर्स्ट टाइम में ही एनडीए 149 में रिटर्न में हो गया था, उस टाइम सब एकदम से बहुत खुश हो गए थे कि अरे रिटर्न में हो गया इसका। उन्हें नहीं पता था कि इंटरव्यू जो होता है वो और मतलब उसमें और हार्ड हो जाएगा, फिर मेरिट भी होता है, मेडिकल वगैरह भी बहुत अच्छे से होता है। तो उस टाइम जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तब उन लोग को लगा था कि नहीं अभी रिटर्न के बाद भी और स्टेप्स होते हैं। तो इस बार रिटर्न हुआ फिर रिकमेंड हुए तो ऑब्वियसली खुशी हुआ था सबको बहुत, लेकिन मैंने बोला था कि अभी ज्यादा खुशी मत मनाओ, अभी मेरिट लिस्ट बची हुई है। फिर मेरिट लिस्ट आ गई तो कल बताया, तो कल तो सब बहुत खुश थे, फिर ओके, घर में एकदम खुशी का माहौल सब। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका? फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, और कितने लोग हैं फैमिली में? सर मेरी जॉइंट फैमिली है तो बहुत बड़े मतलब बहुत लोग हैं, ऐसे मतलब हम लोग साथ में 4 लोग रहते हैं, पापा मम्मी मैं और मेरे भैया। तो पापा ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सर्विस में काम करते हैं, और मम्मी मेरी हाउस वाइफ है। और भैया का ग्रेजुएशन ही चल रहा है और वो भी मतलब दूसरे कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए फोकस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट जॉब। ग्रेट ग्रेट। बेसिकली आप कहाँ से हो पीयूष? बेसिकली मैं बिहार से हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है वहां से हूँ मैं, रहता मैं यूपी में हूँ, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने सर, रेणुकूट है एक जगह वहां पे, वहां रहता हूँ। रह के पढ़ाई करते हैं आप, स्टडी के लिए आप हाँ वहां पर? ओके, हाँ ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया सुन के लगा है, क्योंकि क्या होता है ना कि नॉन डिफेंस फोर्सेस के बैकग्राउंड से जब कोई बच्चा रिकमेंड होता है तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। अब थोड़ा सा एसएसबी के बारे में बात करते हैं, कैसा रहा एसएसबी का एक्सपीरियंस दोनों बार का, मुझे बताना। पहली बार जब रिकमेंड नहीं हो पाया उस टाइम पर क्या मिस्टेक करी थी, और अभी खुद में क्या इंप्रूवमेंट किया, और सेकंड टाइम पर फिर आपका रिकमेंडेशन हो गया? हाँ जी। हाँ सर, पहली बार का बात करूँ तो यूट्यूब से मैंने वीडियोस देख के गया था मैं, मतलब पूरे अच्छे से देखा था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ समझ में आ गया मुझे कि होता क्या है वहां पे। लेकिन जब तक आप खुद वहां जाके एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तब तक मतलब पूरा कोई आपको नहीं बता सकता कि होता क्या है, वहां जाके सिचुएशंस कई सारी चेंज हो जाती हैं। और पहले टाइम पे प्रिपरेशन में भी थोड़ी कमी रह गई थी, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम था यूनिवर्सिटी के लिए। मैंने करेंटली मतलब डीयू में एडमिशन भी ले लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो करेंटली मैं दिल्ली में। तो उस टाइम ये भी था, लेकिन फिर मतलब उस टाइम मैं कहूंगा कि मेरी गलती थी, मुझे और मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए था। जैसे कि मैंने सुना था कि साइक में ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके नॉर्मल मतलब बिहेवियर को मतलब चेंज कर देता है, आपकी पर्सनैलिटी असली नहीं दिखने देता है। लेकिन मैं ये मतलब मुझे नहीं पता था कि उसमें प्रैक्टिस आप अगर अपने से करोगे, अपना ही थॉट अगर टाइम देके प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो नेचुरल थॉट रहेगा उसमें, तो आप उसी में इंप्रूव कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करना बुरा नहीं है, अगर आप दूसरे की स्टोरीज देख के फिर उससे मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो उससे रिलेट करके तो वो ठीक नहीं है। लेकिन अपने थॉट को ही अगर आप इंप्रूव करके प्रैक्टिस करोगे तो वो काफी आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो पिछली बार हुआ क्या था, मैं जैसे टीएटी होता है उसमें मेरा अप्रोच ये रहता था कि जो भी स्टोरी आती थी वो मैं उसको अपने आप से लिंक करके स्टोरीज बनाता था। तो फर्स्ट टाइम में एसएसबी में क्या हुआ था कि कुछ कुछ पिक्चर्स थे जो मतलब सारे पिक्चर्स होते हैं को आप नहीं रिलेट कर सकते हो अपने लाइफ से, क्योंकि कई सारे पिक्चर्स डिफरेंट हो जाते हैं एकदम। कई सारे पिक्चर्स में केवल फीमेल कैरेक्टर्स थे, तो आप कैसे उसे रिलेट कर पाओगे अपने आप से। तो पिछली बार ये सब था, तो मेरा टीएटी थोड़ा बिगड़ गया था साइकोलॉजिकल टेस्ट में। और मेन मेरा बिगड़ा था जीटीओ आउटडोर, उसमें मतलब कई सारे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो गए थे, जैसे कि मतलब मैं ग्रुप में पीछे रह गया था, पीछे से आइडियाज दे रहा था बट आगे वाले शायद उसे नहीं सुन पा रहे थे, तो वो अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो ये सब कारणों की वजह से पहली बार नहीं मैं मतलब रिकमेंड नहीं हो पाया। लेकिन जब दूसरी बार मैं दिया तो रिटर्न देने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि रिटर्न तो हो जाएगा। फिर मैं प्रिपरेशन में लग गया, तो पहले तो इंट्रोस्पेक्ट किया कि गलती कहाँ कहाँ हुई है। तो ऐसे नहीं, तो पहले तो मुझे मेजरली लग रहा था फर्स्ट टाइम पे कि मेरा बस जीटीओ आउटडोर खराब गया है, लेकिन जब प्रॉपर्ली इंट्रोस्पेक्ट किया एक एक टेस्ट के बारे में तो लगा कि नहीं सब में कुछ ना कुछ गलती करी है। फिर उसके बाद सब पे काम करा, उसके बाद
इस बार अच्छे से। तो इस बार टेस्ट के ऊपर कैसे काम किया आपने, क्या मिस्टेक थी आपकी जो उसको सही किया आपने? जैसे टीएटी आपका बिगड़ गया था। अब टीएटी क्या है, टीएटी साइक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पर आप नेचुरल रिस्पॉन्स ही आपको देना पड़ता है, क्योंकि टाइम काफी कम होता है, स्टोरीज आपको लिखनी होती है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स ही आपका आता है। तो आपका इस बार टीएटी को लेकर स्पेसिफिकली क्या अप्रोच था? सर टीएटी के लिए पहले तो मैंने मतलब मटेरियल्स मिल जाते हैं कई सारे टेलीग्राम वगैरह से, तो उससे मैंने मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस और कुछ कुछ प्रोडक्टिव आइडियाज के ऊपर मतलब नॉलेज इकट्ठा करी, जैसे कि एनजीओ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी को कुछ और, जैसे रिवर क्लीनिंग है। दिमाग में आइडियाज आते हैं लेकिन एक्चुअली एक्शंस नहीं आ पाते हैं, कि डिटेल में अगर आप उसके बारे में पता नहीं करोगे तो स्टोरी में फिर एक्शंस नहीं रहेगी, थीम आपकी अच्छी बन जाएगी लेकिन एक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ऐसे चीजों के ऊपर नॉलेज इकट्ठा करना शुरू करा, फिर मैं प्रैक्टिस करता था, बिना टाइम कंस्ट्रेंट के प्रैक्टिस करता था। उसके बाद स्टोरी के बाद दोस्तों से बात भी करता था, दोस्त थे मेरे, तो उन सबसे बात करता था, और उन सबसे मतलब ये करता था कि और कैसे इम्प्रूव हो सकती है ये स्टोरी, तो उनसे सजेशंस वगैरह लेके टीएटी की प्रैक्टिस ऐसे ही करी थी मैंने। नहीं, बिल्कुल पीयूष, आपने बहुत सही चीज की। देखो टीएटी के अंदर नॉर्मली क्या होता है ना, अब इतनी सारी सिचुएशंस है, कई बार ये बोलते हैं कि वहां पर बच्चा अपने आप को अज्यूम करता है, बट क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सारी सिचुएशंस रियलिटी में आपकी लाइफ के अंदर आपके साथ हुई हो? तो नहीं पॉसिबल होता है। कई सिचुएशंस ऐसी होती है जिस उम्र के अंदर आप हो, वहां पर सिचुएशन में आप नहीं पढ़ोगे। तो टीएटी में जो पूरा चीज होती है ये आपकी पूरी इमेजिनेशन के ऊपर टिकी होती है कि आपकी इमेजिनेशन क्या है। अगर आप वहां होते, आप हो नहीं, फिजिकली आप वहां पर नहीं हो, आपने उस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट अगर आप वहां पर होते तो आपका रिस्पॉन्स बेसिकली क्या होता। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने नए नए आइडियाज को सीखा। आपने बताया मैंने एनजीओ के बारे में जाना, क्लीनिंग अगर करना है तो उसको कैसे किया जा सकता है। क्या होता है ना, नॉलेज एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए चीज कही जाती है कि जब आप एनडी के रिटर्न की तैयारी करते हो तो पहले दिन से आपकी एसएसबी की तैयारी होना शुरू हो जाती है, बिकॉज ये नॉलेज आपकी एक पर्सनालिटी को डेवलप करता है। सिचुएशन के अंदर अगर आप रियलिटी में नहीं भी पढ़े हो तो भी आपके इमेजिनेशन में वो चीज आ जाती है कि अच्छा अगर मैं यहाँ पर रहा ना तो मैं इस तरीके से रिएक्ट करूंगा, और रिएक्शन नेचुरली आ जाता है। क्यों आता है रिएक्शन नेचुरली? बिकॉज आपने उन चीजों को पढ़ा है, आपने उन चीजों का ज्ञान लिया है। तो जब वो ज्ञान लिया है तो उस ज्ञान को आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर अडॉप्ट कर लेते हो, और आपको पता भी नहीं चलता, और आपके जो रिएक्शन है वो नेचुरली आने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही करी। अब जीटीओ पे आ जाते हैं। जीटीओ का क्या रहा इस बार? क्योंकि जीटीओ में पिछली बार आपको लग गया था कि बड़ी गड़बड़ हो गई है, इस बार क्या इंप्रूवमेंट किया जीटीओ के अंदर आपने? हाँ जी। हाँ सर, जीटीओ में क्या था मेरा, मुझे लग रहा था पहले कि मेरा जीटीओ आउटडोर बेकार है, लेकिन जीटीओ इंडोर मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन बाद में जब इंट्रोस्पेक्ट करा तो पता चला कि जीटीओ इंडोर में जो जीडी वगैरह है, मतलब मुझे ग्रुप डिस्कशन करने में, बोलने वगैरह में मेरा मतलब सब कुछ ठीक था, नॉर्मली होता था। लेकिन फिर मैंने जब ज्यादा पता करा तो मुझे पता चला ग्रुप डिस्कशन में केवल बोलना मायने नहीं रखता, आप क्या बोल रहे हो वो ज्यादा मायने रखता है। तो पहले तो उसके लिए मैंने नॉलेज इंप्रूव करी। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो ऑब्वियसली उससे नॉलेज बढ़ा। फिर मैंने नॉलेज बढ़ाने के लिए और मतलब अपने टाइम टेबल में एक स्पेसिफिक टाइम रख रखा था मोबाइल चलाने के लिए। लेकिन मोबाइल में यूट्यूब पे मतलब कुछ नॉलेज का देखने के लिए, जैसे कि परमवीर चक्र अवार्डीज हैं, उन लोग के बारे में देख लिया, या फिर अपने पीडब्ल्यू सरकारी एग्जाम्स पे आता रहता है फ्रीक्वेंटली, उसके बारे में देख लिया। तो ऐसे मतलब नॉलेज अपडेट करने के लिए ये सब किया मैंने। तो उससे ग्रुप डिस्कशन और लेक्चरेट वगैरह में बहुत फायदा हुआ। अब ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको मतलब प्रैक्टिकली होता क्या था, पहले मैं फर्स्ट सेकंड में मैंने क्या किया था, मतलब हम लोग ये करते थे, ज्यादा डिसाइड ग्रुप डिस्कशन में यही डिसाइड करने में ज्यादा टाइम हो जाता था कि फर्स्ट प्रायोरिटी किस प्रॉब्लम को दें। लेकिन इस बार मुझे पता चला कि इससे अच्छा है कि हम इस पे ज्यादा डिस्कस करें कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बिना पुलिस या फिर बिना किसी और के यूज के अपने आप को इन्वॉल्व करके। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज का ऐसे करा था मैंने। फिर जीटीओ आउटडोर के लिए वो सिंपल कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट, पहले तो कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट वगैरह होता है वो सब पढ़ी, और उसके बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन करी थी एक नागपुर में। तो वहां से मेरा जीटीओ आउटडोर अच्छा हो गया था। तो जीटीओ के लिए मैंने ये सब करा था, फिर सही हो गया जीटीओ। ग्रेट, बहुत अच्छे। अच्छा पीयूष, एक चीज कही जाती है कि रिपीटर्स के लिए थोड़ा सा टफ रहता है ये चीज। एसएसबी जो है वो रिपीटर्स के ऊपर दया नहीं करता है। एक मिथ भी आप इसको बोल सकते हैं, या ये सच्चाई है, ये आप बताओ मुझे, क्योंकि आप भी एक रिपीटर ही थे। आपको क्या लगा, कुछ डिफरेंस लगा? बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल पूरा प्योरली मिथ है कि रिपीटर्स के लिए हार्ड होता है। सर टेस्ट वही होते हैं, बस एक चीज होता है कि आपका जो ग्रुप बनेगा वो उसमें फ्रेशर नहीं होंगे, रिपीटर्स होंगे। स्क्रीनिंग की बात कर लें या फिर ऐसे जीटीओ के लिए जो ग्रुप बनता है उसमें रिपीटर्स होंगे। तो ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि टफ है, क्योंकि वो भी इंसान ही है, वो भी आपकी तरह आउट होके गए हैं। अब कोई बंदा है जो फर्स्ट टाइम देने आ रहा है, और कोई बंदा है जो 2-3 बार दे चुका है, या एक बार उसने पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है, तो ऑब्वियसली
दोनों को मतलब साथ में बैठा के ग्रुप डिस्कशन नहीं करा सकते। तो ये कहना कि रिपीटर्स के लिए हार्ड होता है, ये बहुत गलत है। और जैसे मैं बताऊं, कॉन्फ्रेंस जब हमारा हो गया और हम रिकमेंड हो गए, तो बोर्ड के जो प्रेसिडेंट सर थे, उन्होंने हमारे बैच में 6 लोग रिकमेंड हुए थे, सबको बुलाया। और एक उसमें था जो फर्स्ट टाइम में रिकमेंड हो गया था, फ्रेशर। दूसरा था जिसका सेकंड अटेम्प्ट था, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हुआ था, दूसरे में वो रिकमेंड हो गया था। तीसरे पे मैं था, जो कि मतलब मेरा भी सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट में भी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था और सेकंड में मतलब एज ए रिपीटर मैं रिकमेंड हुआ। इसके बाद जितने बंदे थे, एक का फोर्थ अटेम्प्ट था, एक का फिफ्थ अटेम्प्ट था, एक का सिक्स्थ अटेम्प्ट था। तो सर ने बोला कि ये देखो, यहाँ पे इतनी वैरायटी है, तो इससे तो तुम लोग को एक चीज क्लियर हो ही गया होगा कि जो मिथ है कि रिपीटर्स के लिए हार्ड होता है या फिर जितने अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं उतने चांसेस कम होते जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब पूरा तुम्हारे परफॉर्मेंस पे है, तुम जैसा परफॉर्म करोगे वैसा रिजल्ट आएगा 5 दिन के अंदर। ऐसा भी नहीं है कि तुम एक बार रिकमेंड हो गए हो तो सोचोगे कि मेरे अंदर तो क्वालिटीज है ही, तो मैं तो अब हर जगह जाके रिकमेंड ही हूँ। ऐसा नहीं है, तुम्हें वो क्वालिटीज 5 दिन में शो करनी होगी अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, तभी तुम रिकमेंड हो पाओगे। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आधे बच्चे इस मिथ के अंदर ही अपने आप को क्या है, डिमोटिवेट कर लेते हैं या आई एम रिपीटर तो मेरे लिए जो एसएसबी है वो टफ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, टफ जैसी चीज नहीं है। टास्क भी सारे हैं, आप भी वही हो, बस आपको अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट करना होता है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। अब एक जो क्वेश्चन है वो बड़ा बच्चों के माइंड में आता है कि कितने घंटे पढ़ना पड़ता है एनडी का रिटर्न क्लियर करने के लिए। तो क्या आप इस ओवरली स्टडी पे बिलीव करते हो कि इतने 4 घंटे 5 घंटे या 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, या आपका क्या कहना है इसके अंदर भी? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा घंटा वंटा कुछ मायने नहीं रखता सर। बस मायने ये रखती है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर कितना है, कितना अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा तो आप खुद ही सेल्फ मोटिवेट रहोगे, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ आज मुझे ये कंप्लीट करना है। अब कोई बच्चा होता है जो मतलब किसी चीज को कंप्लीट करने में 1 घंटा लगाता है, कोई होता है उसी चीज को करने में उसे 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। तो टाइम मायने नहीं रखता है। आप एक टास्क, मैं तो टास्क डिसाइड करता था कि आज मुझे इतने लेक्चर्स इस सब्जेक्ट के करने हैं, इतने इस सब्जेक्ट के करने हैं, तो जितने भी देर में वो हो जाता था वो मैं कर लेता था। कभी कभी होता है कि कुछ समझने में आपको थोड़ा टाइम लगता है तो वीडियो आप धीरे देखते हो, कुछ होता है कि आपके मतलब दिमाग में रहता है तो आप 2x पे चला के देख लेते हो वीडियो, तो जल्दी हो गया। तो टाइम वाइम से कुछ नहीं होता है। और आप जितने भी देर पढ़ो अच्छे से पढ़ो और एक डिसाइड कर लो टास्क, तो सब हो जाता है। टाइम से आई डोंट थिंक सो कुछ होता है। टाइम से नहीं यार, कुछ मतलब नहीं निकलता टाइम से। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आपको टास्क डिसाइड करना पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। घंटे की बजाय इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि आज अगर मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है तो फिर मुझे वो करना ही है। उसमें फिर वो जो डील पोल वाली बात होती है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। पीपीएनडीटी कैसा? पीपीएनडीटी के अंदर जो ग्रुप डिस्कशन है वो बच्चे बड़ा डिफिकल्टी फेस करते हैं उसमें। आपने दोनों बार क्रैक किया है। आप स्क्रीन इन तो दोनों बार हो गए थे, एक बार जो है कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, बट स्क्रीन इन आप दोनों बार हो गए। तो दोनों बार का जो एक्सपीरियंस है आपका वो क्या रहा? क्या कुछ डिफरेंस आपको मिला, या आप क्या आप बोलना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स को जो अभी एसएसबी के लिए पहली बार जा रहे हैं? क्योंकि पीपीरीटी जो ऐसा फेस है जिसमें बच्चे बड़ा घबराते हैं, पहली बार नए लोगों से मिलते हैं, पहली बार वो एसएसबी का पूरा माहौल होता है, पहली बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफिसर्स को देखते हैं रियल लाइफ के अंदर, तो नेचुरल रिस्पॉन्स उनके आ नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं उनको देख के, नए लोगों से मिलते हैं हेजिटेशन होता है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या था दोनों टाइम का, वो बताइएगा। और आप क्या राय देना चाहेंगे अगर कोई नया बच्चा है उसके लिए? सर बात करूं पीपीडीटी की, तो दोनों बार बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ था। बताना चाहूंगा, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा हुआ था, इससे बहुत फायदा हो सकता है कई सारे कैंडिडेट्स को। तो पीपीडीटी में 4 पार्ट होते हैं नॉर्मली, नहीं 4 पार्ट, हाँ 4 पार्ट होते हैं। पहले स्टोरी, फिर नरेशन, फिर ग्रुप डिस्कशन और लास्ट में कॉमन ग्रुप स्टोरी। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें से ग्रुप डिस्कशन वाला है, ऑब्वियसली। उसके बाद आपका नरेशन, फिर स्टोरी या फिर कॉमन ग्रुप स्टोरी में जो आप डिलीवर देते हो। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा निर्भर हो जाओ ग्रुपी डिस्कशन पे कि मैं तो ग्रुपी डिस्कशन करूंगा भले मेरी स्टोरी कैसी भी हो, नरेशन कैसा भी हो। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा ग्रुप डिस्कशन जैसे कि मैंने कहा था मेरा अच्छा है, बस उसमें उस टाइम मुझे मतलब नॉलेज वॉलेज का उतना नहीं मालूम था। मुझे लगा था कि अच्छे से अगर आप बात कर रहे हो इंग्लिश में सबकी बात सुन रहे हो तो ग्रुप डिस्कशन अच्छा होता है। तो पीपीडीटी में तो वही चाहिए, इसमें कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो स्टोरी स्टोरी के ऊपर डिस्कस कर रहे हो। तो पीपीडीटी में आपको स्टोरी पहले तो अच्छी बनानी पड़ेगी, फिर नरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि नरेशन में आप अकेले बोल रहे होते हो। तो इसमें आप अगर बहुत अच्छा नरेशन करोगे तो असेसर्स पे तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा ही, जिनके साथ आपको ग्रुप डिस्कशन करना है उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन में कुछ बोलने जाओगे वो आपकी बात जरूर सुनेंगे अगर आपका नरेशन बहुत इम्पैक्टफुल हुआ तो। फिर ग्रुप डिस्कशन तो मेन पार्ट है ही। और ग्रुप डिस्कशन में एक चीज होता है कि लोगों को लगता है कि मैं 4 बार बोल लूंगा, अच्छे से 5 बार बोल लूंगा, मेरा हो गया। ये मैटर नहीं करता, आप बोल क्या रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है।
और दूसरी बात है कि अगर कोई अच्छे पॉइंट्स दे रहा है तो आप उसका पॉइंट सुनो, बस सुन के कई लोगों को देखा है मतलब इग्नोर कर देते हैं, फिर अपनी ही बात पे रहते हैं। तो ऐसा मत करो, जैसा कि नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है, दोस्तों में किसी बात पे डिस्कशन होता है, वैसा आप सोचो, उसकी बात सुनो, कुछ आपको गलत लग रहा है तो क्यों गलत लग रहा है आप बताओ, या फिर आपको उसका कुछ पॉइंट अच्छा लग रहा है तो वो ऐड करो। इवेंचुअली हम लोग को मिलके एक मतलब अच्छी स्टोरी बनानी होती है। ये नहीं होता है कि किसी एक का स्टोरी उठा के डिस्कस करके उसको डाल दो, आप कोई भी स्टोरी बना सकते हो, उसमें मॉडिफाई कर सकते हो। तो डिस्कशन में ये है। और लास्ट में होता है कॉमन ग्रुप स्टोरी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करा तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रुप वाले नॉमिनेट कर ही देंगे। या फिर अगर ऐसा हो रहा है कि कोई किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा है तो आपको जो अच्छा लगा हो सबसे, कुछ लोगों को लगता है कि मैंने ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगर आपके बाद कोई है जिसको आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसे नॉमिनेट करना चाहिए, आप कर दो, उससे कुछ नहीं होता, उससे अच्छी क्वालिटीज दिखती होंगी मेरे हिसाब से, फिर आप कर दो। बात करो पहले वाले का, तो पहले फर्स्ट टाइम हम लोग फ्रेशर्स का ग्रुप था तो बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया था। स्टोरी ठीक बनी थी। स्टोरी में थोड़ा मतलब मैं कम लिख पाया था, 2-3 लाइन लास्ट के जो कंक्लूजन मुझे लिखना था वो रह गया था टाइम की वजह से। नरेशन मेरा बहुत अच्छा हुआ, ग्रुप डिस्कशन भी बहुत अच्छा हुआ। हालांकि कॉमन ग्रुप स्टोरी के लिए किसी और को हमारे ग्रुप ने नॉमिनेट करा था, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के बाद मुझे लगा था कि हाँ स्क्रीनिंग तो हो जाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छा हुआ था। अब मेरे 2-3 पॉइंट्स भी थे जो कि कॉमन ग्रुप स्टोरी में ऐड करा था उसने, तो स्क्रीनिंग हो गया था। दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार मेरा जो पिक्चर था जो बैंगलोर में आया था वही भोपाल में सेम टू सेम आ गया। ओके। लेकिन बैंगलोर में हुआ ये था कि बैंगलोर में फोटो थोड़ी ब्लर थी, यहाँ जी। फोटो क्लियर थी, तो और आसान हो गया। पहले तो मुझे लगा यार वही फोटो है, फिर मैं सोचा नहीं एक बार अच्छे से इसको 30 सेकंड पूरा अच्छे से नोटिस कर लेता हूँ कि वही पिक्चर है कि नहीं, कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से तो मुझे नहीं वही सेम लग रही है। तो मैंने नोटिस करा तो हाँ बिल्कुल उतने ही कैरेक्टर्स, वही था सब कुछ। तो स्टोरी लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आई, तुरंत मैंने स्टोरी लिख दिया और पूरी स्टोरी इस बार कंप्लीट एकदम अच्छा खासा 7-8 लाइन की स्टोरी हो गई। फिर उसके बाद नरेशन का टाइम आया, नरेशन भी बहुत अच्छा हुआ इसी वजह से, क्योंकि वो स्टोरी ऑलरेडी दिमाग में थी और टाइम मिलता है ग्रुप डिस्कशन से पहले। हमारा ग्रुप डिस्कशन भी सबसे लास्ट में हुआ था, हमारा सबसे लास्ट ग्रुप था, तो नरेशन के लिए मतलब दिमाग में रिवाइज करने के लिए काफी टाइम मिल गया था, तो नरेशन अच्छा हुआ। फिर ग्रुप डिस्कशन में ऐसा हुआ कि ग्रुप डिस्कशन में असेसर्स ने ही कुछ सोच के रखा था, उन्होंने किसी भी ग्रुप का मतलब ग्रुप डिस्कशन होने ही नहीं दिया सही से। हमारे में हुआ क्या था, फ्रेशर्स बस 5 आए थे, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा प्रेशर वेशर बनाने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में क्या होता है फिश मार्केट बनता है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में जरूर बनता है क्योंकि सब एक साथ इनिशिएशन लेना चाहते हैं। तो जैसे ही फिश मार्केट बना, एक असेसर सर थे, उन्होंने हमें डांटना स्टार्ट कर दिया कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है, साथ में नहीं बोलना है, वो बहुत डांट दिया उन्होंने। फिर उन्होंने ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांट दिया और बोला कि अब बारी बारी डिस्कशन करो। तो फर्स्ट सब ग्रुप की जब बारी हुई ग्रुप ग्रुप डिस्कशन की, तो उनमें भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिश मार्केट बना, फिर उन्होंने डांटना स्टार्ट कर दिया। फिर जब फाइनली उन लोग का ग्रुप डिस्कशन हुआ तो बस 1 से 1.5 मिनट चला होगा, उसमें कुछ समझ में भी नहीं आया कि ग्रुप डिस्कशन में बात क्या हो रही है, स्टोरी किस तरफ जा रही है। फिर उन्होंने बोला ओके योर टाइम इज ओवर इन दिस ऑल ओनली, अब सेकंड सब ग्रुप का स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड सब ग्रुप का जब स्टार्ट हुआ हम लोग का, हमारे में भी फिश मार्केट बना थोड़ा सा स्टार्टिंग में, फिर उन्होंने डांटना स्टार्ट करा हम लोग को। फिर उन्होंने बोला कि खड़े हो जाओ, गेट आउट गेट आउट। तो हम लोग को लगा कि हमारा ग्रुप तो गया, वॉश आउट हो गया पूरा का पूरा। लेकिन फिर उन्होंने बोला लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट का 1 मिनट दे रहा हूँ, सब लोग मिलके ग्रुप डिस्कशन करो। जैसे ही मिलके उन्होंने बोला, फिर से फिश मार्केट का सिचुएशन बन गया। जैसे बना उन्होंने बोला ओके ओके गेट आउट गेट आउट। हम लोगों को लगा कि हमारे ग्रुप का ग्रुप डिस्कशन तो बहुत ही खराब हो गया। लेकिन जब नीचे हम लोग गए, क्योंकि हम लोग का लास्ट ग्रुप था, तो सबसे लास्ट में हम लोग मिले जाके सबसे, तो पता चला कि सबका ही ग्रुप डिस्कशन वैसे हुआ था। सबको पे उन्होंने ऐसे ही प्रेशर बनाया, किसी का ग्रुप डिस्कशन सही से नहीं होने दिया, ना कॉमन ग्रुप स्टोरी बन पाई। तो आप लोग को ये तो इसमें मुझे लग रहा है कि उसमें मेन रहा होगा नरेशन पे फोकस उनका और स्टोरी कैसे लिखी गई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि आपको पता है कि ग्रुप डिस्कशन ज्यादा मायने रखता है तो आप केवल उसी के भरोसे रहो। नहीं, बिल्कुल पीयूष, आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया। बच्चों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बच्चे क्या है ना, जो कैंडिडेट है वो सिर्फ डिस्कशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, नरेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है बच्चों की। दूसरी चीज ये लगता है कई बार स्टूडेंट्स को कि अगर मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो रहा है, तो मेरी हर बात सही है। ऐसा नहीं होता है। आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं उन वर्ड्स की क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी मैटर करती है। ये बात बहुत जरूरी है। पीयूष ने यहाँ पर आपको समझाई है ये चीज कि आप जो बोल रहे हैं वो सारे वर्ड्स मैटर आपके करते हैं। पीयूष, मेरा एक प्रश्न यहाँ पर आएगा, इसी चीज से रिलेट करता है, इंग्लिश से ही रिलेट कर रहा है कि एसएसबी के लिए इंग्लिश का नॉलेज होना कितना ज्यादा कंपलसरी है। मैं आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहता हूँ कि जितने लोग आपके साथ आए थे,
जब वो स्टोरी को नरेट कर रहे थे उनमें से कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हिंदी में स्टोरी को नरेट किया, और ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी कितने बच्चे ऐसे थे जो कि हिंदी के अंदर बात कर रहे थे। क्योंकि एक बच्चे का थोड़ा सा मिथ भी है कि अगर मुझे हिंदी आती है तो भी मैं एसएसबी को क्रैक कर लूंगा, बट मैं हमेशा इसके अगेंस्ट रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आप एसएसबी को क्रैक कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे पीयूष, आपका सर एक्सपीरियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? सर जैसा कि मैं बात करूं, जब स्टार्टिंग में जब मैंने एनडीए जाने का डिसाइड करा था, तब जब मैं एसएसबी के प्रोसीजर के बारे में स्टार्टिंग में जान ही रहा था, तब मुझे ऐसा पता चला था कि इंग्लिश ज्यादा मायने नहीं रखती, आपको बस इतना आना चाहिए कि आप किसी को अपनी बात बता पाओ, वो समझ जाए और दूसरों की बात समझ पाओ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको ऐसी इंग्लिश आएगी तो आप, अगर कोई बहुत खराटेदार इंग्लिश बोल रहा है तो उनके बीच में आप थोड़े मतलब हिचकिचा जाओगे बोलने में। तो इंग्लिश पे आपकी पकड़ होनी चाहिए अच्छी खासी, तभी लोग आप इम्पैक्टफुल रहोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे। और अगर नरेशन में आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे, तो फिर ग्रुप डिस्कशन में तो आप बिल्कुल बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे तो सब रहते हैं कि हाँ मेरा पॉइंट सुनो, मेरा पॉइंट सुनो, और फिश मार्केट बनता है। तो इंग्लिश पे अगर आपकी पकड़ रहेगी तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आपका नरेशन अच्छा जाएगा, फिर ग्रुप डिस्कशन में लोग आपकी बात सुनेंगे, आप भी दूसरों की बात सुनोगे, ग्रुप डिस्कशन अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लिश पे आपकी पकड़ होनी ही चाहिए। और इंग्लिश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्म फोर्सेस में जाओगे तो पूरा टीम वर्क का काम है। अब वहां पे कोई किसी रीजन से आया, कोई किसी रीजन से आया, कई लोगों को हिंदी नहीं समझ में आएगी, तो आप अगर ऑफिसर बन के जा रहे हो तो आपके जो सोल्जर्स रहेंगे कम से कम आप उनकी बात तो समझ पाओ, या आप उनको अपनी बात समझा पाओ। तो इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से तो अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी रहेगी तो आपको बहुत जगह, हर जगह फायदा होगा लगभग। स्टोरी आपकी अच्छी बनेगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा तो साइकोलॉजिस्ट भी इंप्रेस होगा। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन है, 2 जीपी भी है, उसमें भी ग्रुप डिस्कशन होता है, लेक्चरेट भी है, तो आपका जहां जहां बोलने का काम होगा वहां पे इंग्लिश काफी काम करेगी। हालांकि वो लोग बोलते तो है पीपीडीटी में, ग्रुप डिस्कशन में, कि दोज हु एवर वांट टू कम्युनिकेट इन हिंदी दे कैन कम्युनिकेट। लेकिन अगर सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप उसमें हिंदी में बोलने जाओगे तो खुद ही अपने आप को ही अजीब लग जाएगा, दूसरों को तो जो लगेगा लगेगा ही। तो हिंदी, आई डोंट थिंक सो कि हिंदी पे आपको रिलाय करना चाहिए, इंग्लिश पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा इस प्रश्न को पूछने का मतलब ये कतई नहीं था कि हिंदी का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। पर जब आप एसएसबी के अंदर बात कर रहे हैं, आप आर्म फोर्सेस के अंदर एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, एक सैन्य अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जो कम्युनिकेशन इसके लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे पीयूष ने आपको बताया कि आप अलग अलग रीजन के बच्चों से मिलते हैं। बच्चे छोड़िए, जब आप आर्म फोर्सेस के अंदर अधिकारी मिलेंगे, कोई अधिकारी आसाम से होंगे, कोई मद्रास के होंगे, अब उनको हिंदी में इतने वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। आप वायु के लिए जाएंगे, वायु एक्सचेंज प्रोग्राम में होते हैं, कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, यहाँ पर आप दूसरी कंट्रीज के ऑफिसर से मिलते हैं, तो आप वहां पर हिंदी में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और एक कॉन्फिडेंस आपका झलकता है। तो ये इंग्लिश तो मैं हमेशा बच्चे को ये एसेंशियल है, ये रिक्वायरमेंट है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होना चाहिए। बिकॉज पीयूष ने आपको बताया कि जब आप नरेशन करते हैं, नरेशन आपको पूरे ग्रुप के सामने करना है। अब आप उस नरेशन को जब इंग्लिश में कर रहे हैं और आप हिचकिचाहट के साथ नरेशन को करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये जो कैंडिडेट है कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट आप नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आपकी कॉन्फिडेंस होती है। अब आप कॉन्फिडेंस से नहीं है तो आपके ग्रुप को भी ये पता लग जाता है कि ये जो है ना, ये बच्चा बड़ा नरम सा है, गोलू मोलू सा बच्चा है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी इसको अपन बहुत आसानी से दबा सकते हैं। तो आप ना फिर इनिशिएटिव ले पाओगे, आप सारे ग्रुप के अंदर अपने आप को थोड़ा सा छोटा महसूस करोगे। तो दैट्स वाई इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल पीयूष, आपने सही बोला। पीयूष, अब आते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू की तरफ। कैसा था एक्सपीरियंस पर्सनल इंटरव्यू का? पहले हम बात करते जब आप फाइनल अब रिकमेंड हो गए, अभी आपका पर्सनल इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू ऑफिसर ने क्या क्वेश्चंस पूछे, किन चीजों के ऊपर बेस था, और कोई ऐसा क्वेश्चन रहा जिसको लेकर आपको लगा कि यार यहाँ तो मैं थोड़ा सा फंस गया हूँ, या ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है? नहीं सर, पिछली बार क्या हुआ था कि पर्सनल इंटरव्यू में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैं तो ये सोच के गया था कि मैं तो सिविल बैकग्राउंड से हूँ, तो डिफेंस नॉलेज वगैरह उतना मेरे से नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाएगा तो मैं उन्हें सीधा बोल दूंगा सॉरी सर आई डोंट नो, तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होगी। लेकिन इसका ठीक अपोजिट हो गया था फर्स्ट वाले में, उन्होंने डिफेंस नॉलेज ही भर भर के पूछा था। और मुझे लग रहा था कि उन्हें मतलब लग रहा है कि ये कैसा कैंडिडेट है, इसे बहुत बेसिक बेसिक चीजें नहीं मालूम है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा चीज पूछा था जैसे कि कुछ एयरक्राफ्ट के बारे में पूछ दिया था कि ये किस कंट्री की है, और ये सब मुझे मतलब वो सब तो बेसिक था कि वही राफेल कहाँ का है, मुझे मालूम था वो सब, लेकिन उस टाइम प्रेशर के कारण या जो भी हो मैं भूल गया था वहां पे। तो मुझे खुद ही जब इंटरव्यू दे के आया तो मुझे लगा था कि नहीं ये सब चीज तो मालूम होनी ही चाहिए, थोड़ी थोड़ी चीजें। तो इस बार मैंने इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करा था, डिफेंस नॉलेज तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से डीप में प्रिपेयर कर लिया था, ऐसे बेसिक नॉलेज भी जनरल नॉलेज के ऊपर काम करा था।
और दोस्तों के साथ मतलब कई सारे दोस्त बन गए थे इस दौरान एसएसबी की प्रिपरेशन के दौरान। तो उन लोग के साथ मतलब हम लोग मिलके इंटरव्यू लेते थे, जैसे 3-4 दोस्त मिलके किसी एक का इंटरव्यू ले रहे हैं और अगले दिन किसी और का ले रहे हैं। तो इससे भी बहुत फायदा होता था, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते थे। पीआईक्यू पे पूरा काम किया था, मतलब ऐसा प्रिपेयर कर लिया था कि पीआईक्यू में जितने वर्ड लिखे हैं सबके ऊपर मतलब 5 क्वेश्चंस बना ही देना है। जैसे कि अगर तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है तो उसके ऊपर भी कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन। तो प्रिपेयर हो गया था, इंटरव्यू तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया था। और इस बार जब इंटरव्यू हुआ तो मतलब बहुत ही अच्छा हुआ था, सारे क्वेश्चंस मतलब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, तो पूरा कॉन्फिडेंट था मैं। और लास्ट में बस हुआ था कि उन्होंने, जैसे एक क्वेश्चन होता है नॉलेज के बेस पे जो कि मतलब आपसे रिलेटेड होता है, जैसे कि मान लो आपका कोई गांव है, उससे कुछ रिलेटेड हिस्ट्री है, उन्होंने अगर पूछ दिया तो अगर आप तब नहीं बता पाए तब थोड़ी लगता है कि इसका ऑब्जर्वेशन थोड़ा वीक है, क्योंकि इसे अपने गांव की हिस्ट्री या इसके बारे में नहीं मालूम। लेकिन एक होता है कि कुछ भी मतलब जनरल नॉलेज कुछ भी पूछ देना। तो उन्होंने मतलब लास्ट में एक जनरल नॉलेज पूछना स्टार्ट किया ऐसे ही बिना कुछ रिलेटेड। उन्होंने पूछा विक्टोरिया पैलेस कहाँ है? तो मुझे नहीं पता था, कंफर्म नहीं था, मुझे लग रहा था कि ये कोलकाता में होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने बोल दिया हंस के, सॉरी सर आई डोंट नो, बट मैं इसके बारे में पढ़ लूंगा और आपको कॉन्फ्रेंस में बता दूंगा। फिर उन्होंने पूछा हवा महल कहाँ है? तो मैंने बता दिया सर जयपुर में है। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। तो ऐसे मतलब वो लेवल बढ़ा के फिर घटा दे रहे थे। तो ऐसे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे जनरल नॉलेज के जो मुझे नहीं आया, तो लेकिन उसे मैंने मुंह पे बोल दिया कि सॉरी सर आई डोंट नो। और उसके बाद मैंने उसी दिन जाके वहां पे भोपाल में था कैफे था इंटरनेट वाला, उस पे जाके सब पता कर लिया कि कॉन्फ्रेंस पे अगर बाय चांस उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं बता दूंगा। तो इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा गया था इस बार। और कॉन्फ्रेंस के लिए भी मैं तैयार था कि अगर उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं बता दूंगा, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं था। बाकी तो क्वेश्चन सब इजी थे, नॉर्मल पीआईक्यू से रिलेटेड वगैरह थे। वो सब प्रिपेयर हो गया था अच्छे से, क्योंकि दोस्तों के साथ मैंने बहुत बार इंटरव्यू दे दिया था, सब प्रिपेयर था। बहुत बढ़िया पीयूष। पीयूष, ये पूरी जर्नी में लाइफ में हर व्यक्ति का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। तो आपके इंस्पिरेशन कौन थे यहाँ पे आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर? बचपन से लेकर आज तक कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आइडल हो सकता है, कौन थे आपके इंस्पिरेशन? सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे मेरे आइडल। आपका उन्हीं आइडल से। डॉक्टर कलाम थे। बहुत बहुत बढ़िया। पीयूष, बहुत अच्छी बात है। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप एक नॉन डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, और आपने इतनी मेहनत करके आपने इस मुकाम को हासिल कर लिया है। मतलब बहुत गर्व की बात है। और आपसे बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है? लास्ट में इसलिए पूछता हूँ क्योंकि अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। फाइनली क्या होता है ना, वो एक पूरी जर्नी जब हम रन करते हैं, आपका बहुत तपस्या रही होगी, तकरीबन 2-3 साल से आप शायद प्रिपेयर कर रहे होंगे, काफी लंबे समय से दिमाग में चीजें रही होगी, मेहनत कर रहे होंगे, रात को सोते हैं तो भी कई बार दिमाग में रहता है कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर एसएसबी का भी टेंशन दिमाग में घूमता रहता है। ये पूरे टाइम के अंदर, पूरी जर्नी के अंदर आपने किस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा काम रखा, थोड़ा सा कंट्रोल रखा, और फाइनली अब कैसा फील हो रहा है कि यस, फाइनली आई हैव मेड इट। अब बस फोर्सेस के अंदर जाना है, एनडीए में जाना है, और फाइनली मेड इट कर दिया है। और परिवार में कोई भी नहीं है फोर्सेस के अंदर, पहली बार मैं जाने वाला हूँ। तो फाइनली अब कैसा फील हो रहा है? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि हाँ, अब लग रहा है कि अभी तक का तो लग रहा था कि कुछ भी नहीं किया था, अब लग रहा है कि हाँ सच में कुछ किया है। क्योंकि जब आप कुछ करें और बाकी सब लोग आपकी वजह से खुश हों तो असली खुशी तो वही होती है। अपने आप को अगर आप खुश कर ले रहे हो तो वो शायद वैसी खुशी नहीं होगी जब आपके खुशी से दूसरे लोग खुश हों। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बात करूं जर्नी की तो सर सच में मतलब कहूँ डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सर थोड़ा अलग था। क्योंकि जब आपके सारे साथ वाले कुछ अलग कर रहे हो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके घर वाले भी आपको बोल रहे हो नहीं जेई दे लो एक बार, लेकिन आपने खुद ही डिसाइड करा नहीं मैं एनडीए ही करूंगा। तो सर अगर आप खुद कुछ डिसाइड करते हो तो एक डिटर्मिनेशन अपने आप आ जाती है अंदर से कि नहीं मैंने चूज करा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसीलिए सर जैसे कि मैं बैंगलोर में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था जब, तो मैं 30 अगस्त को कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था बैंगलोर में, और 4 सितंबर को इसका रिटर्न का एग्जाम था वाराणसी में। तो मतलब मैं थोड़ा डर गया था उस टाइम कि 4 दिन है बस मेरे पास, 4 दिन में कैसे हो पाएगा। तो उस टाइम पापा ने भी बहुत सपोर्ट करा था, उन्होंने बोला कि चलो फ्लाइट से चल लेंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा। फ्लाइट से गए हम लोग। फिर उसके बाद मेरे पास 3 दिन थे, 3 दिन तो मतलब ना सोया ना खा रहा था, केवल पढ़ ही रहा था 3 दिन कि नहीं अगर नहीं हो पाया इस बार तो फिर उसके बाद वेट करना पड़ेगा अप्रैल तक मुझे। तो हो गया था, रिटर्न में भी हो गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू में भी हो गया। रिटर्न में भी इतनी मुश्किल आई, फिर इंटरव्यू तो मतलब बहुत ज्यादा प्रिपेयर करा था। मतलब मैं ऐसा इंसान था जो सोचता था 12th तक की बस इतना ही करना चाहिए जितने से मतलब हमारा काम हो जाए। जैसे कि
यूट्यूब वगैरह पे कुछ पढ़ाया जाता था, बोर्ड्स वगैरह के लिए पढ़ता था, तो कई सारे यूट्यूबर्स मतलब जेई लेवल का पढ़ाते थे, तो मैं वो सब वीडियो बिल्कुल नहीं देखता था, मैं केवल बोर्ड लेवल का देखता था कि जितना आएगा उतना ही पढ़ना है। इसीलिए मुझे न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ना पसंद नहीं था बिल्कुल। लेकिन जब एसएसबी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा तब पता चला कि नहीं, तुमको अपना 200% देना पड़ेगा। फिर उसके बाद भले तुम फेलियर लेके आओ, लेकिन पिछली बार से तुमने इम्प्रूव तो करा है। तो सर मतलब अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके पूरा किया। और सर अकेले का कुछ नहीं है, अकेले तो मेरा 10% भी नहीं होगा, मेरे दोस्त लोग थे मेरे साथ, फैमिली जितने भी लोग थे, बहुत सपोर्ट करा सबने। दोस्त वगैरह से तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई। जैसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है तो उसमें एक क्वेश्चन होता है, व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट योरसेल्फ। अब सर एक कोटेशन है कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो भी नहीं हो जो तुम्हारे आसपास वाले या तुम्हारे दोस्त सोचते हैं, तुम वो हो जो तुम सोचते हो कि वो सोचता है तुम्हारे बारे में। तो सर हम अपने मन से ये नहीं लिख सकते कि वो हमारे बारे में क्या सोचता है। मैंने अपने दोस्तों का मतलब बहुत दिमाग दिखाया ऐसे कि बताओ मेरी कुछ अच्छी क्वालिटीज बताओ, 5 बुरी क्वालिटीज बताओ, तो वो लोग भी सोचने लग जाते थे अरे यार क्या पूछ रहा है। लेकिन वो लोगों ने बहुत हेल्प करा मुझे, और वो लोग मतलब कभी वो लोग ये नहीं सोचते थे कि नहीं बहुत हार्ड है, हमेशा उन्होंने मोटिवेट करा कि अरे एनडीए तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा फिर। तो बहुत हेल्प करा। बात करूँ टीएटी स्टोरीज की तो बहुत डिस्कस करा उनसे। लेक्चरेट के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बना के रखा था, रोज उस पे मतलब एक एक टॉपिक पे सारे फ्रेंड्स प्रिपेयर करके भेजते थे रिकॉर्ड करके, तो उनके मतलब प्रिपेयर किए नोट से हम लोग प्रिपेयर करते थे। तो सर बहुत अच्छा मतलब उन लोगों का तो बहुत ही रोल रहा है इसमें। और फैमिली का तो ऑब्वियसली हमेशा उन्होंने सपोर्ट करा, जब मैंने मतलब जो कहा है उन्होंने मतलब एक बार में बिना सोचे करके दिया है, इतना भरोसा था उन्हें मेरे ऊपर। तो सर अब फाइनली जब हो गया, रिजल्ट आ गया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर इसमें अकेले का तो कुछ भी नहीं है डेफिनेटली। और सर आप लोग तो हैं ही आप ही लोग के वजह सर फर्स्ट तो आप ही लोग थे जिन्होंने मतलब रिटर्न के लिए जिससे मैंने प्रिपेयर करा। सर नहीं बहुत बहुत अच्छी आपकी जर्नी, डिफिकल्टीज तो रही है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि जब आप एक बार फेलियर होते हैं ना, और फेलियर होने के बाद सिर्फ 4 दिन का टाइम बचा है, मैं समझता हूँ 4 दिनों में आपके ऊपर क्या बीत रही होगी कि 4 दिन बचे और अब एनडी का मेरा रिटर्न का एग्जामिनेशन है। कि आपका हार्डवर्क, मैंने आपकी पूरी पर्सनालिटी जब आपसे मैंने बात करी तो कुछ 2-3 पॉइंट्स मैंने आपकी पर्सनालिटी के अंदर असेस करें। पहला पॉइंट तो ये कि आप बड़े नेचुरल हो, आप प्रिटेंड नहीं करते हो चीजों को, जो है वो है। आप ये जो क्वालिटी है ना, ये बहुत कम लोगों के अंदर होती है, और एसएसबी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप प्रिटेंड ना करें, आप जो है वो आप होते हो। और आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, जैसे आपने एक्सेप्ट किया कि सर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जितना आता है मैं उतना कर लेता था। ये एक्सेप्टेंस जो है ना, बहुत कम लोग कर पाते कि मेरे अंदर की जो गलतियां थी या मैं जैसा हूँ वैसा वो दूसरों के सामने शो हो जाए। तो ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि आपके जो रिस्पॉन्सेस वहां पर साइकोलॉजिस्ट के सामने भी गए होंगे वो बड़े नेचुरल से होंगे, और वो चीजें आपकी बीटीओ के अंदर भी दिख रही होगी, आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर भी दिखी होगी, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी दिखी होगी। दूसरी चीज, आप बड़े काम है, आप प्रेशर की सिचुएशन में आप हाइपर नहीं हो जाते। ये चीज मैंने आपकी बहुत अच्छी नोटिस करी है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर बड़े काम माइंड से रहते हैं, बड़े फोकस रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट चली गई है तो आप प्रेशर में लेकर या प्रेशर में आकर आप कोई गलत डिसीजन ले लें। क्योंकि जैसे 2-3 इंसिडेंट आपके हुए यहाँ पर, आपने बताया एक तो आपका रिटर्न क्लियर नहीं, आपका एसएसबी में आप रिकमेंड नहीं हुआ, इसके बाद एग्जामिनेशन था, तो आपने जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लिया, आपने सही डिसीजन लिया कि नहीं मैं एग्जाम तो दूंगा, 4 दिन है तो क्या हुआ, मैं एग्जामिनेशन तो जरूर दूंगा। उसके बाद एसएसबी के अंदर आपकी जो गलतियां थी, आपको अपनी गलतियां समझ में आ गई कि मैंने पहली बार में ये गलती करी है और नेक्स्ट टाइम में अब ये गलती नहीं करूंगा, और फाइनली आपने अपनी गलतियों के ऊपर वर्क करा और फाइनली आप रिकमेंड हो गए। पीयूष, वापस मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स करता हूँ, आपने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, आपके दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है आपकी सक्सेस के अंदर, और विश यू ऑल द बेस्ट। आगे जाके आपको इंडियन फोर्सेस ज्वाइन करना है, एनडीए का सफर भी आपका ऐसा बहुत अच्छा रहे, थोड़ा सा फिजिकली अपने आप को और फिट कर लेना, आई न्यू यू आर वेरी फिट, बट और फिट कर लेना, बिकॉज एकेडमी में जाने के बाद चीजें थोड़ी सी यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। जय हिंद। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद।